नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर हमने टैरिफ तो बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन अभी भी ड्यूटी यहां पर बढ़ी नहीं है। क्या हो सकते हैं इसके मायने, क्या और डिलेड है? भावों में जो उठापटक देखने को मिली है वो उस पर कैसे करें ट्रेड, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली कल 24 घंटों में देखने को मिली है। चीन का जो डेटा है वो वीकर साइड पे आया है और बाजार की अब नजरें यहां पर यूएस फेड की मीटिंग पे हैं, जिसमें कल यहां पर निष्कर्ष निकल के आएगा। तो उससे पहले कैसे करें कारोबार वो भी बताएंगे आपको। साथ ही सोने और चांदी में हल्की मुनाफा वसूली है, क्या ये खरीदारी का मौका है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के वीपी राहुल कलांत्री, साथ ही साथ एशियन फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी और सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया भी हमारे साथ हैं। शुरुआत हम खाने के तेलों के साथ ही करेंगे और एक टैरिफ जो नंबर है, टैरिफ ड्यूटी है, वो हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है। अतुल जी, बाजार को इंतजार था कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी। टैरिफ ऑफ कोर्स एक पीरियोडिक चीज है जहां पर हमने एक इजाफा आते हुए देखा है। क्या इसके मायने हैं कि ड्यूटी यहां पर और डिलेड हो गई है? क्योंकि जिन भी बाजार के जानकारों से हमने बात करी, फर्स्ट रिएक्शन यही था कि इसमें और देरी हो सकती है। अतुल जी से यहाँ पर संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि बाजार को ये लग रहा था कि हम यहाँ पर एक इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा आता हुआ देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली गिरावट हमने खाने के तेलों में ऑलरेडी बनते हुए देखी है। जो आपकी स्क्रीन पे टेबल है वो ये बताता है कि पहले क्या थी टैरिफ ड्यूटी और अब यहाँ पर क्या है, जो ऑफकोर्स यहाँ पर बढ़ा दी गई है। चाहे वो आरबीडी पाम ऑयल है, पामोलीन है, कच्चा क्रूड सोया तेल है, सभी में हमने यहाँ पर टैरिफ बढ़ते हुए देखे हैं। अतुल जी, आपका क्या रिएक्शन है? टैरिफ बढ़ना एक पीरियोडिकल चीज है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बाजार को लगता है थोड़ी सी और अब डिले होती हुई नजर आएगी। ये तो बड़े नॉर्मल प्रोसेस है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो पाम के प्राइसेस बढ़ गए हैं पिछले 15 दिनों में। तो इफेक्टिवली मैं देख रहा था ऑन रफ बेसिस सीपीओ में करीबन 450 से 430 रुपए के आसपास का इफेक्ट आएगा। पामोलिन पे भी रफली वही रेंज और सोयाबीन में करीबन 350 रुपए पर टन की रेंज में इसमें इजाफा होगा। पर अब जो चूंकि बाजार इतने गर्म हो चुके हैं, मेरा ये मानना है और मेरी ये समझ है कि अभी ड्यूटी बढ़ाने की बातें करना भी बेमानी होगी। और विद इंडिया बीइंग इन इलेक्शन मोड, गुजरात में भी इलेक्शन है और फिर हिमाचल में भी इलेक्शन है, और जो सोयाबीन की आवकें हैं वो भी प्राइसेस स्टेबल हो गए हैं मच हायर देन एमएसपी। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अभी कोई मजबूरी नहीं है कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाए, और वैसे भी इन्फ्लेशन की मार पूरे दुनिया को पड़ रही है, हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं है। मेरे को नहीं लगता अभी कोई ड्यूटी की बात होने वाली है। संदीप बजोरिया भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, आपके कमेंट्स क्या हैं? आपने सुना अतुल जी को भी, जो ये इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाए गए हैं 6 से 11%, इसके बाद अब आशंका यही है कि ड्यूटी शायद अब और डिलेड होगी। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को, क्या कमेंट्स हैं? देखिए, टैरिफ बढ़ना तो हर 15 दिन का एक रूटीन एक्सरसाइज है, वो हिसाब से बढ़ा है, इसकी कोई सिग्निफिकेंट खास उसके बियॉन्ड नहीं है। जहाँ तक ड्यूटी का सवाल है, वो अतुल जी ने कहा, वो बात करने सहमत हो। जो लो गया था वो लो से 15 से 20% प्राइसेस रिकवर हो गई है। तो अब और सोयाबीन में भी किसान का जो 4,300 रुपये सपोर्ट प्राइस है, वो बीच में एक बार दाम 4700 आया था, लेकिन अब वापस 5500-5600 का दाम हो गया सोयाबीन फीड का। तो वो भी सपोर्ट प्राइस से 25% ऊपर मिल रहा है। तो अब ड्यूटी बढ़ाने की बात का कोई खास तुक नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से इस गिवन सिचुएशन में गवर्नमेंट खुद ही डेफिनेटली अभी ड्यूटी बढ़ाने की बात को पोस्टपोन कर सकती है। वो अभी जरूरी गवर्नमेंट के लिए ये है कि स्टॉक कंट्रोल को रिलैक्स करें, सो दैट ये सोयाबीन फीड खरीदने में लोग अपना हाथ पूरा लगा पाए, किसान का माल पूरी तरह से खरीद पाए। और तीसरी बात यह है कि फ्यूचर्स एक्सचेंज जो है उसमें क्रूड पाम ऑयल का और सोयाबीन रिफाइंड का फ्यूचर्स जो है वो इमीडिएट बेसिस पे शुरू किया जाए। तो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी हो गया है। इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है मार्केट में, इतने सारे मैक्रो फैक्टर, जियो पॉलिटिकल फैक्टर, रशिया यूक्रेन फैक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लोगों को हम खुद ही एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का टूल नहीं देंगे तो वो हम उनके साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। तो अभी ये फ्यूचर शुरू करना बहुत जरूरी हो गया और स्टॉक कंट्रोल को रिलैक्स करना जरूरी हो गया। ड्यूटी की बात अभी 2-3 महीना पोस्टपोन कर देनी चाहिए। बाद में अभी वापस मार्केट कहीं नीचे जाता है और माहौल
वापस ऐसा होता है किसानों को सपोर्ट प्राइस के आसपास से सीट दिख रहा है तो ड्यूटी की बात सोची जा सकती है। और एब्सोल्युटली। अभी कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट को ये 2 कदम जल्दी उठाना जरूरी है, स्टॉक काउंटर को रिलैक्स करे और फ्यूचर एक्शन को शुरू करे। अतुल जी, क्लियरली जो किसानों का मुद्दा है वो यहाँ पर काफी समय से जारी है और इसीलिए हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात भी कर रहे थे कि किसानों को किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट मिले। लेकिन अब क्योंकि लोज से 15% का इजाफा हम काफी हद तक खाने के तेलों में यहाँ पर बनता हुआ देख चुके हैं, आप कहेंगे कुछ सपोर्ट यहाँ पर अब किसानों को आता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले 2-3 महीनों में इस साल के अंत तक अब क्या रेंज बनती हुई दिखेगी खाने के तेलों के लिए? कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है ना, ये बाजारों को नीचे जाने से रोकती रहेगी। सनफ्लावर ऑयल जो यूक्रेन से रफली 2.5 से 3 लाख टन वर्ल्ड मार्केट्स को जाता था और हिंदुस्तान में रफली अबाउट 85,000 टन आता था, उसमें आने में अब थोड़ी बहुत तकलीफें चालू हो जाएंगी। तो डेफिनेट ये है कि जो सनफ्लावर ऑयल नहीं मिलेगा या उसमें तकलीफें आएंगी सप्लाई चेन में, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा सोया को। अब देखिए, सोया भी इसीलिए 2 दिन में काफी तेज हो गया है जी। जो सनफ्लावर छोड़ेगा तो उसको सोयाबीन लेना पड़ेगा, तो सोयाबीन भागेगा। सोयाबीन अगर भागेगा तो पाम भी नीचा नहीं रह सकते, क्योंकि आज $500 के आसपास का डिफरेंशियल हो गया बिटवीन पाम एंड सोया। तो मैं समझता हूँ जब पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये जब तक ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में कोई ना कोई नतीजा नहीं निकलता है, ये डिस्टर्ब करता रहेगा और जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी और वो ये लड़ाई चैन से जीने नहीं देगी उन लोगों को, और इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है सनफ्लावर के कंटेक्स्ट में। एब्सोल्युटली। तो मेरे को नहीं लगता बाजार कोई बहुत ज्यादा दबेगा। ओके, तो वो किसानों के हिसाब से अच्छी खबर है और शायद कंज्यूमर्स को भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने भी अच्छी खासी स्तरों से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है। अतुल जी, एक और चीज जो इमीडिएट इनिशियल डेटाज यहाँ पर आ रहे हैं दिवाली की डिमांड को लेके, उसका यही कहना है कि एफएमसीजी की मांग यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। सितंबर के महीने से कंपेयर करें तो भी अक्टूबर में अच्छी मांग थी, पिछले साल के अक्टूबर या दिवाली महीने से कंपेयर करें तो भी इस साल की मांग यहाँ पर काफी अच्छी निकल के आई है। खाने के तेलों का किस तरह का डिमांड रहा अक्टूबर के महीने के लिहाज से, और अब नवंबर दिसंबर में अवेलेबिलिटी और मांग को लेकर क्या बातचीत है? देखिए, मैं 2 कमोडिटीज बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, एक तो शुगर है, दूसरा एडिबल ऑयल। शुगर में भी डिमांड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग अक्टूबर में। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर को 2-3 साल बाद दिवाली पहली मर्तबा सही तरीके से मनाने का मौका मिला है। एडिबल ऑयल्स की भी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और डिमांड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग। और सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है हिंदुस्तान में कि अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं है, और इंपोर्ट भी जो अक्टूबर में है रफली अबाउट 13-13.5 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्रशिंग भी मैं समझता हूँ इस साल नॉर्मल ईयर से कहीं ज्यादा होने वाली, कि सोयाबीन की क्रॉप भी बढ़िया है। तो एक रफ आइडिया ये है कि 14 से 15 लाख टन की क्रशिंग हो सकती है सोयाबीन के इस महीने में। तो अगर नवंबर में इतनी क्रशिंग होगी तो ये बाजारों को सस्टेन रखेगी, और मैं समझता हूँ किसानों को भी रीजनेबल दाम मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल पर हिंदुस्तान के कंज्यूमर को ये मानना पड़ेगा कि वो 70 और 75 रुपए का तेल का जो लेवल है वो 100 रुपए से ऊपर हो चुका है, और वो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके संदीप जी, आप भाव को लेकर कैसी स्थिति देख रहे हैं? आपने सुना अतुल जी को भी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे अतुल जी से कि अवेलेबिलिटी को लेकर चिंता नहीं है, डिमांड भी बरकरार है, लेकिन प्राइसेस ऑलरेडी लोअर लेवल से रिबाउंड दिखा चुके हैं। आगे ट्रेंड कैसा देख रहे हैं प्राइसेस का? प्राइसेस अभी रेंज बाउंड है। प्राइसेस का जो 15 से 20% बढ़ चुकी है लोअर एंड से, ये लेवल के आसपास प्राइसेस अभी स्टेबल हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा अपसाइड 5% है, डाउन साइड भी 5% है ये लेवल से। अवेलेबिलिटी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें इंपोर्ट हमारा कंटिन्यूस फ्लो शुरू है। हमारा अभी महीने नवंबर में और दिसंबर में भी हम देख रहे हैं इंपोर्ट करीबन हमारा 9 लाख टन पाम आ जाएगा, सोयाबीन ऑयल करीबन 2-2.5 लाख टन आ जाएगा, सनफ्लावर 1.5-2 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ करीबन आप समझ के चलिए 14 लाख टन, 13.5 लाख टन का फ्लो कंटिन्यूस बना रहेगा। तो अवेलेबिलिटी भी रहेगी, कीमतें भी अभी स्टेबल जोन में रहेगी। 5% प्लस माइनस के ऊपर कीमतें में अभी ज़्यादा चेंज हमें नहीं लगता है। तो आई थिंक ये कंज्यूमर के लिए बड़ा अच्छा साल है, और एट द सेम टाइम
ओवरऑल प्राइस स्टेबल जो पीक था वो पीक से अभी बहुत नीचे है। मतलब ऊपर में जैसे हम कह रहे थे कि 170-75 रुपए किलो पाम ऑयल रिफाइन का भाव बन चुका था, और वो नीचे में आप समझिए कि 95 रुपए किलो बना था, वो अभी 110 रुपया किलो है। तो 110 भी बहुत रीजनेबल है, जहाँ 175-80 हमने देख चुका था। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस प्राइस पे इंडिया के किसानों को भी सपोर्ट प्राइस से 25% ऊपर मिलेगा। इस प्राइस पे कंज्यूमर को भी तेल अच्छे दाम में मिलता रहेगा और क्वांटिटी पूरी मिलती रहेगी। तो जो वो कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, फार्मर, कंज्यूमर, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट चारों के लिए अप्रोप्रिएट लेवल अभी जनरेट हो चुका है, मार्केट फोर्सेस से जनरेट हो चुका है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी राइट लेवल, एंड ये लेवल से हमको सबको खुश रहना चाहिए कि इस महीने में इस रेंज में मार्केट बना रहे और आपूर्ति पूरी बनी रहे। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। क्रशिंग अभी नवंबर दिसंबर में सोयाबीन की हमें लग रहा है 12 से 14 लाख टन हर महीने क्रशिंग होगी। हमारे यहाँ महीना लेट मानसून विड्रॉवल एक महीना लेट होने से सब क्रॉप लेट हो गए। अब 15 नवंबर से यहाँ कॉटन की भी अराइवल बढ़ेगी, कॉटन ऑयल की, और सनफ्लावर की ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डोमेस्टिक तेलों की अवेलेबिलिटी अभी नवंबर महीने में 10 नवंबर से अच्छी बन जाएगी, तो वो भी हमें एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। यानी कि बाजार कुछ स्टेबलाइज होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और दो चीजें जैसे यहाँ पर संदीप जी ने पहले भी कही कि स्टॉक कंट्रोल रिलैक्स कर दें और फ्यूचर्स को यहाँ पर फिर से इजाजत दे दें, तो वो एक दो चीजें यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर हैं। अतुल जी, आपके फाइनल कॉमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर शुगर की बात भी करी, तो शुगर में तो अगर आज एक्सपोर्ट कोटा बता दिया जाए और कल अगर एथेनॉल के प्राइसेस कैबिनेट में क्लियर हो जाए, तो आई थिंक चीनी का भी हाल यहाँ पर अच्छा खासा हो जाएगा। कुछ बहुत देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर इंडस्ट्री को। एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए भी यहाँ पर अगले 2-3 महीने में अब आप क्या मेजर चीजें वॉच करना चाहेंगे? आप कहेंगे यहां पर भी स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है? सबसे बड़ी चीज जो अपने को वॉच करनी पड़ेगी वो है यूक्रेन रशिया का लड़ाई, और ये जो ग्रेन कॉरिडोर के ऊपर झगड़ा हो रहा है वो। एंड सेकेंडली, आज फेड वापस बातें कर रहा है एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, तो अपने को रुपये को भी थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुपया कमजोर होता है तो डेफिनेटली अपने इंपोर्ट वाली जो कमोडिटीज हैं उनमें थोड़ा दाम बढ़ेंगे, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। पर जहां तक एक्सपोर्ट की कमोडिटीज हैं, जैसे शुगर है, शुगर में मैं समझता हूँ इसका फायदा मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट अब जो डब्बे में बंद एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको एटलीस्ट अनाउंस करे, क्योंकि आज नवंबर का महीना हो गया है, तो नॉर्मली अक्टूबर से अनाउंसमेंट हो जाता था, इस बार बहुत ज्यादा लेट हो गया है वो। और सेकेंडली, ये जो एथेनॉल की आप बात कर रही थी ना, वो एथेनॉल का प्राइस भी बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इस साल जो 10% का जो टारगेट हुआ करता था वो कि जून और जुलाई में अचीव हो गया था, बाय द एंड ऑफ द ईयर इट हैज कम डाउन टू अबाउट 9.7% ब्लेंडिंग रेशियो। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी फिक्र की बात है, और गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि जिससे कि अपना ये जो रिन्यूएबल फ्यूल है इसका प्रोडक्शन बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए, ये तो चर्चा हुई एथेनॉल की, प्राइसेस बढ़ना जरूरी है। और रही बात एडिबल ऑयल्स की, तो यहाँ पर किसानों के लिए डेवलपमेंट ठीक है, कंज्यूमर को अब ये अडॉप्ट करना होगा कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और उन्हीं के साथ अब आगे प्राइसेस जो है अब रेंज बाउंड रहेंगे। और जैसे संदीप बजोरिया जी ने भी कहा, यहाँ से एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस है वो 5% ऊपर नीचे इसी रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हाँ, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की बात हो रही थी, महीने भर से हम चर्चा सुन रहे थे, वो शायद अब यहाँ से फर्दर थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे, क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ्स में 6 से 11% तक की बढ़ोतरी की गई है। अतुल जी और संदीप जी, आपका शुक्रिया आने के लिए शो में, अपने व्यूज इस डेवलपमेंट पे देने के लिए, समझाने के लिए इसके मायने। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। अनुज और राहुल हमारे साथ मौजूद हैं, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और यूएस की फेड मीटिंग आज से जारी हो जाएगी। कल हम इसके 2 तारीख से शुरू होगी, और हम इसका फिर उसके बाद 75 बेसिस पॉइंट का जो बाजार फैक्टर इन कर चुका है उसका इम्पैक्ट भी हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा ही है। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस को, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग से पहले यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक और मुनाफा वसूली जारी है।
जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड का प्राइस देखें तो लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, करीबन $1642 के आसपास चल रहा है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 50,400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक लोअर लेवल पे मार्केट सस्टेन हो रहा है। हालांकि अगर हम पिछले एक हफ्ते से देखें तो मार्केट एक टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नीचे में 50,000, ऊपर में 50,700। डॉलर वाइज देखें तो 1630 और ऊपर में 1660, ये रेंज दायरा जो है वो गोल्ड ने बना लिया है अभी। अब जो फ्रेश ट्रिगर है वो फेड की मीटिंग के बाद ही आएंगे। हालांकि मेरा ऐसा अनुमान है कि फेडरल बैंक इस बार हो सकता है तो थोड़े स्लोअर पेस पर इंटरेस्ट रेट को लेकर कमेंट्री कर सकता है, जो कि थोड़ा बहुत गोल्ड के लिए सपोर्टिव हो सकता है। तो मेरी सलाह यहाँ पर बाय एंड डिप्स की रहेगी। हमें लगता है कि करीबन 50,000, 150,000 के लेवल्स मिले दोबारा से तो खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 50,750, 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1660, $1665 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। वही सिमिलरली सिल्वर हमें काफी अच्छा दिख रहा है। सिल्वर में हमने अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा, और सिल्वर अब देखें तो 58,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। $19 को काफी हद तक सपोर्ट लिया है। हमें लगता है कि सिल्वर के प्राइस जल्दी ही 59,000 से लेकर 60,000 के बीच जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर भी गोल्ड से क्यू आते हुए दिखाई देंगे, और एक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी सिल्वर में ली जा सकती है। ओके, तो सोने चांदी में डिप्स पर बाय करने की ही सलाह है। राहुल से अब राय ले लेते हैं क्रूड पर, जहां पर 2.25% की तेजी आज के सेशन में आते हुए देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस हल्के बढ़े हैं। 7261 ये मौजूदा लेवल्स हैं। क्या सजेशन इन स्तरों से क्रूड ऑयल पर आपके, राहुल? में डेफिनेटली हमने देखा लास्ट 10 डेज से हमने काफी ज्यादा वोलेटाइल सेशन देखने को मिलते हुए रहे। बट ओवरऑल देखें तो रेंज जो बनी हुई है WTI क्रूड $84 से लेके तो $90 के बीच में, एंड ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $90 टू $96.5 के बीच में मूव करते हुए दिख रहे हैं। लास्ट मंथ जो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी, दैट इज द 2 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन कट था, वो आज से इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहा है। तो उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में एक उछाल बनते हुए दिख रहा है। हालांकि हम देखें तो चाइना की तरफ से कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कम होती हुई दिख रही है। कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से डिमांड पे भी एक हैम्पर बनते हुए देखते हुए दिखेंगे हमें। बट ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि क्रूड में एक पॉजिटिव मोमेंट और चलते हुए दिखेगा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में बढ़त बनती हुई दिख रही है, एंड ओपेक प्लस की तरफ से जो कटौती है वो कंटिन्यू रहेंगी। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि नीचे में कहीं पे भी 7140 के नियर बाय आता है तो क्रूड में बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 7050। टारगेट ऊपर में 7350 के देखने को मिल सकता है। 2.5% की तेजी यहां पर कच्चे तेल में खरीदारी की राय यहां पर राहुल की तरफ से आती हुई। राहुल, नेचुरल गैस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल यहां पर 10-11% का मूव देखने को मिला है करंट लेवल्स पे, जहां पर हमने सपोर्ट बनता हुआ देखा है। क्या करने की राय है? कल हमने देखा जो यूरोप कंट्री की तरफ से हमने रशिया की तरफ से लॉजिस्टिक हर्डल बनते हुए देखे थे, उस वजह से हमने नेशनल गैस में काफी अच्छी उछाल बनते हुए देखी थी। बट आज के लिए देखें तो आज हमें लगता है कि ये थोड़ी कूल डाउन होना चाहिए। करंट लेवल पे भी आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 522 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है आज के दिन में 511 एंड 507 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं नेशनल गैस में। तो सेलिंग की पोजीशन रहेंगे, बट डेफिनेटली 505 के नीचे हमें नहीं लगता है कि मेजरली सेल बनेगा। तो वहां पे फिर से हम बाइंग इनिशिएटिव करेंगे 505 के लेवल पे। ओके, अनुज, बेस मेटल्स पर क्विकली आपकी स्ट्रैटेजी। यहाँ तेजी है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में ही 1 से 1.5% के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कोई ट्रेड लेंगे यहाँ पर? हाँ, देखिए, कॉपर ही टॉप रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एलएमई पे इन्वेंट्री गिरी है, कंटिन्यूसली एलएमई पे स्टॉक गिरते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉपर ही एक अच्छा बेस्ट बाय हो सकता है। 656, 655 के आसपास खरीदारी करें। 648 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 663 तक देखने को मिल सकता है। तो एलएमई में भी हम कॉपर का प्राइस बढ़ा है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें लगता है कि बाजार अब खुलने लगे हैं, तो डिमांड देखने की वजह से कॉपर को प्राइस को सपोर्ट मिला है। तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, बाइंग यहाँ पर कॉपर में की जा सकती है। लेकिन राहुल, जिस तरह का सेल ऑफ कल जिंक में देखने को मिला और जो हल्की सी बाइंग उन स्तरों पर आज है, कैसे रीड करेंगे आप? आज हमने देखा कि जापान की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग डाटा जो मॉर्निंग में इनलाइन आए हैं, देन चाइना की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आए वो काफी अच्छे निकलते हुए हैं, दैट इज 49.2 के वहां पे आते हुए दिखे हैं। और आज इवनिंग में यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी आते हुए दिखना है। तो हमें लगता है ये सब डाटा के हिसाब से हमें 258 के लेवल जिंक में आज के सत्र में आते हुए दिख पाएंगे। तो इस लेवल पे भी बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है। जिंक में एक पुल बैक रैली देखने को मिलेंगी, बट यदि 260 के ऊपर सस्टेन होने पे ही हमें फ्रेश बाइंग आते हुए दिखेंगी। अदरवाइज ये एक पुल बैक रैली रहेंगी, दैट इज द 258 के लिए आप लेके चल सकते हो। ओके,
चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है बेस मेटल्स पर, जहां पर रिकवरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। शुक्रिया अनुज और राहुल, आप दोनों का ही आने के लिए शो में अपने व्यूज, अपनी स्ट्रैटेजी सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। शो को समेटने का वक्त हो गया है, इसलिए मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।